नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। देश भर में आज से नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। देश भर में वक्फ संशोधन कानून, आप जानते हैं, अभी 3 और 4 तारीख को संसद के दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से बहस हुई थी और उसके बाद यह कानून की शक्ल लेता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा गया। उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून की शक्ल लेता है। आज केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, अधिसूचना जारी कर दी है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की, यानी कि हालांकि देखिए इसके दो पहलू हैं। एक तरफ विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। 15 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं और कोर्ट ने भी कह दिया है कि वो 15 अप्रैल को इस मामले पे सुनवाई करेगा। अभी तक की जो खबर है, लेकिन खबर जो महत्वपूर्ण है वो ये कि अब देश में नया वक्फ कानून लागू हो चुका है। भले ही ऑपोजिशन कहे कि ये जो बेसिक राइट्स हैं जो कि संविधान से मिले हुए हैं ये उसके विपरीत हैं, सरकार ने मनमानी की, लेकिन फिलहाल आप लड़ाई लड़िए सुप्रीम कोर्ट में। देश में नया वक्फ कानून आ चुका है। अब कई बड़े बदलाव हो जाएंगे वक्फ की संपत्तियों को लेकर। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। देश भर में ये नया कानून लागू। कुछ बड़े बदलाव हैं इसके, आप जानते हैं। चाहे डीएम को राइट्स देने की बात हो, कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी को नहीं डोनेट कर सकता, उसे प्रूफ देना होगा। और अगर कोई क्लेम भी करता है तो आप इस्लामिक जो रिचुअल्स हैं उनको मिनिमम 5 साल की एक डेडलाइन है कि आप उसे फॉलो करते रहे हों। तो ये कुछ बड़ी बातें भी इससे जुड़ी हैं जो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हाँ, ये खबर बहुत बड़ी है। तो लोकसभा में ये बिल पारित हुआ था, 12 घंटे चर्चा चली, रात 2 बजे वोटिंग होती है। 520 सांसद हिस्सा लेते हैं। विपक्ष जो है, पक्ष में 288 वोट पड़ते हैं लोकसभा में, विपक्ष में 232 वोट पड़ते हैं। और फिर हमने आपको उस समय किरण रिजिजू क्या कहते हैं, अमित शाह क्या कहते हैं, सारी और विपक्ष क्या कहते हैं बातें बताई थी। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये बड़ी खबर है। भले ही देखिए सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही है और ऑपोजिशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। खबर ये भी आई कि 15 तारीख को सुनवाई होगी। कानून बन चुका है, यानी कि दोनों तरफ से जबरदस्त तैयारी है। जी बिल्कुल जी ना, जिस तरह से लगातार देखा था कि सदन के अंदर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के जिस तरह से हंगामे हुए थे, उसके बाद लोकसभा में भी ये बिल पास होता है, राज्यसभा में पास होता है और एक नया कानून बनता है। और आज केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जो आज पूरे देश भर में वक्फ संशोधन जो कानून है 2025 वो आज से लागू हो जाएगा। हालांकि 12 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हैं और उस पर भी सुनवाई होनी बाकी है, लेकिन जिस तरह से लगातार सरकार का जो दावा था, हमने गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सुना था सदन के अंदर, जब उन्होंने कहा था कि ये केंद्र का ये फैसला है, सदन का ये कानून है, तो पूरे देश भर में इस कानून को लोगों को मानना पड़ेगा। जिसके बाद अब ये कानून बन चुका है और आज से पूरे देश भर में वक्फ कानून संशोधन जो 2025 है वो आज से पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। हालांकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा था कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा राज्यसभा में बिल पास होने के बाद से लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब एक नया कानून बन गया है, लागू पूरे देश भर में हो गया है, तो सबसे बड़ी बात है जीनत की वक्फ संपत्ति। ठीक है दीपक, बिल्कुल। और यूपी जो है सबसे बड़ा स्टेट है जहां पर वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति है। देखते हैं अब आगे क्या होता है। आज कैबिनेट की बैठक हुई, कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल से जोड़ने का काम अब एनएचएआई करेगा। यीडा के पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। आवास विभाग की उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 11:30 बजे लोक भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में आवास और पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें से जो बड़े प्रस्ताव रहे आपको जानकारी दे रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल से जोड़ने का काम अब एनएचएआई करेगा। आवास विभाग की उत्तर प्रदेश हाईटेक टाउनशिप नीति में संशोधन हुआ। उसके बाद जो बड़े फैसले लिए गए वो हम आपको बता रहे हैं। आवास पीडब्ल्यूडी से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। पीआरडी जवानों का भत्ता जो है वो बढ़ा दिया गया है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण पर फैसला हुआ। ये एक बड़ा फैसला है। यूपी में हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पर सरकार का फोकस है और इसे आप
ओडीओपी से भी जुड़ कर देख सकते हैं। 2017 के तहत छोटी इकाइयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में भी फैसला हुआ। परिवहन विभाग के कायाकल्प पर भी फोकस किया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। और बहुत देखिए, अगर सही से चले तो रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स भी होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अगर वो सही से काम करे और उसकी इनकम पर भी फोकस किया जाएगा। खबर जौनपुर से, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव काफी आक्रामक नजर आए। वो सरकार पर हमला करते नजर आते हैं और वो कहते हैं कि वक्फ बिल दरअसल सरकार की नाकामी है। वक्फ बिल को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की एकजुटता का सामना नहीं कर सकती भारतीय जनता पार्टी। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर खतरे की तलवार लटकनी शुरू हो चुकी है। पहले संभल में हुई हिंसा में बर्क का नाम आया था, लेकिन अब तो एसआईटी ने मोर्चा संभालते हुए बर्क से 2 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब किए। एसआईटी ने बर्क से क्या सवाल किए, अब आगे क्या होने वाला है, क्या बर्क की सांसदी पर भी खतरा मंडरा सकता है? हर सवाल का जवाब हमारी इस रिपोर्ट में। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। बुरा फंसे जियाउर रहमान बर्क, एक डायरी ने कहानी बदल दी। डायरी बोलेगी, बर्क के राज खोलेगी। संभल में समाजवादी पार्टी के नेता और लोकसभा क्षेत्र से सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। याद रहे, उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान 3 तरफ से ग्रुप आमने सामने थे और उसी बीच गोलियां चली, जिसमें पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली लगी। डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हुआ था और 15 से 20 जवान जख्मी हुए थे। बाद में सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में इंटरनेट सेवा और स्कूलों को बंद कर दिया गया। क्या बर्क ने जफर अली से बात की? क्या दोनों ने हिंसा की साजिश रची? दोनों के बीच कितनी बार बातें हुई? क्या है डायरी की सच्चाई? बर्क हिंसा के वक्त कहां थे? हुआ ये कि कहानी उस वक्त मोड़ लेती है जब हिंसा मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को पुलिस गिरफ्तार करती है। दावा हुआ कि जफर अली के पास एक डायरी मिली है जिसमें बर्क से जुड़ा पूरा कच्चा चिट्ठा लिखा है। दावा तो ये भी हुआ कि बर्क ने जफर अली से सर्वे और हिंसा को लेकर बातें की थी। जैसा कि तय था, मंगलवार 8 अप्रैल को एसआईटी ने बर्क से साल 2024 के नवंबर में हुई हिंसा के सिलसिले में पूछताछ की। लगभग 2.25 घंटे से अधिक पूछताछ चली। 12:10 पर आधिकारिक रूप से पूछताछ शुरू हुई और लगभग दोपहर 2:20 पर खत्म हुई। हम वो सवाल आपको बताते हैं जो हमारे सूत्रों ने हमें बताए, जिन्हें बर्क से पूछा गया था। सवाल: 19 नवंबर को जब पहले दिन सर्वे हुआ था तब आप भीड़ के साथ पहुंचे थे। किसने आपको बुलाया था और ये भीड़ आपने इकट्ठा की थी? बर्क का जवाब: मुझे सबसे पहले तो टीवी चैनल से पता चला था कि जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा है। ऐसे में मैं अपने पीए के साथ वहां पहुंचा था। भीड़ पहले से ही इकट्ठा थी और मैंने तो उन्हें समझाया था कि अदालत की कार्यवाही है, होने दीजिए। एसआईटी का सवाल: 23 नवंबर की रात 10:01 पर आपने जफर अली से क्या बातचीत की? जियाउर रहमान बर्क का जवाब: मुझे याद नहीं। सवाल: आप 24 नवंबर को कहां थे? जवाब: मैं आउट ऑफ स्टेट था। सवाल: कहां आउट ऑफ स्टेट? बेंगलुरु में था, एक कार्यक्रम में गया था। एसआईटी का सवाल: जफर अली को आप कैसे जानते हैं? जियाउर रहमान बर्क का जवाब: जफर अली शाही जामा मस्जिद के सदर हैं। क्योंकि परिवार समाज से जुड़ा हुआ है, इसलिए जफर अली परिवार के बड़ों के पास आते जाते रहते हैं। सवाल: सुहेल इकबाल ने 24 नवंबर को दंगे के दौरान भीड़ से कहा था, जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होने देंगे, अपने मंसूबे पूरे करो। बर्क का जवाब: मैंने सुहेल से कुछ नहीं कहा था।
एसआईटी की जांच पर बर्क ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। बर्क कहते हैं कि मैं हर तरह से जांच में सहयोग करूंगा, ये कानूनी लड़ाई में हर हाल में लड़ूंगा। जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के 35(3) के तहत नोटिस दिया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग के लिए उसमें आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया है। इस मामले पर पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच हर बिंदु पर की जा रही है, भविष्य में भी जरूरत होगी तो सवाल जवाब किए जाएंगे। एसआईटी ने आज उनका बयान दर्ज किया है। बयान दर्ज करके उनसे जो पूछताछ की गई है, उनके जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो बिंदु थे उन पे हम लोगों ने पूछताछ की है। यदि कुछ इन्वेस्टिगेशन में जो भी बिंदु आते हैं जिस पे हमें लगेगा कि पूछताछ किया जाना है तो हम उस पर पूछताछ करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बेशक खुद को फंसाए जाने की बातें बर्क कर रहे हों, कानून को हर तरह से सहयोग करने की बातें कर रहे हों, लेकिन एसआईटी की एंट्री और पूछताछ से एक बात तो साफ है कि बर्क की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। दिल्ली की सड़कों पर आपके आसपास जो लोग नजर आ रहे हैं, क्या वाकई वो वही हैं जो दिखते हैं? एक चौंकाने वाली खबर सामने आई और ये बहुत अलर्ट करने वाली खबर है, इसलिए हम प्रमुखता से दिखा रहे हैं। कुछ लोग ट्रांसजेंडर के भेष में छुपे हुए घुसपैठिए थे और ये खबर दिल्ली से आई। हो सकता है कि ऐसे लोग यूपी में भी हों। देखिएगा रिपोर्ट। दिल्ली वासी हो जाएं सावधान, शातिर घुसपैठियों से बचाएं अपनी जान। ट्रांसजेंडर बन इन्होंने बदला भेष, खतरनाक घुसपैठिए फ्रॉम बांग्लादेश। हमारी और आपकी आम नजरों से देखें तो 5 शख्स जो शहर की भीड़ में खो जाने वाले आम इंसान से दिखते हैं, हकीकत में ये बिल्कुल उलट है। आप इनसे सावधान हो जाइए क्योंकि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। ट्रांसजेंडर भेष में देशद्रोही चाल, बदली पहचान, छुपे इरादे, बड़ा राज। नाम बदले, इरादे नहीं बदले। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। वहीं आज दिल्ली के जहांगीर पुलिस से 5 बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे और उनके पास से 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं और जांच में यह भी खुलासा किया गया है कि वो अवैध रूप से दिल्ली में ट्रेन के जरिए पहुंचे थे और दिल्ली में अपने भेष बदलकर वो यहाँ पे काफी दिनों से रह रहे थे। इन 5 ने बेहद शातिर तरीके से न केवल सीमाओं को पार किया बल्कि दिल्ली जैसे हाई सिक्योरिटी शहर में भी सालों से छिपकर रह रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि ये लोग अपनी असली पहचान को छुपाकर ट्रांसजेंडर बनकर भीख मांगने लगे और दूसरी गतिविधियों में शामिल हो गए। उन्होंने पकड़ से बचने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन और सर्जरी का भी सहारा लिया। साजिश के तार बॉर्डर पार, हार्मोनल इंजेक्शन और सर्जरी से बने ट्रांसजेंडर। आईएमओ कॉल्स के पीछे गहरी साजिश, फोन डाटा ने खोले रहस्य के दरवाजे, मोबाइल में छिपे कोडवर्ड्स के राज। जांच में सामने आया है कि ये लोग बांग्लादेश में अपने परिवारों से प्रतिबंधित आईएमओ ऐप से बात किया करते थे। इनमें से कुछ आईएमओ कॉल्स बांग्लादेश की उन जगहों में की जा रही थी जो पहले भी कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। चैट्स में मिले कोडवर्ड्स और लोकेशन शेयरिंग की गतिविधियों ने मामले को और गंभीर बना दिया। वही वो ट्रांसजेंडर का भेष बना करके दिल्ली में सड़कों पे भीख मांग रहे थे और साथ ही कई गतिविधियों में वो शामिल थे। और वही पुलिस की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि वो आईएमओ ऐप जो कि प्रतिबंधित है वो इसका इस्तेमाल कर रहे थे और अपने परिवार वालों से उससे बातचीत कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे और कुछ ऐसे भी उनके मोबाइल से कोड वर्ड मिले हैं जिसको लेकर के लगातार सस्पेंस बरकरार है। और कई ऐसे लोकेशन का भी जिक्र किया गया है जो इससे पहले भी कट्टरपंथियों गतिविधियों में शामिल रहा है। लगातार देखा गया था कि दिल्ली में सरकार बदलने के बाद से ही दिल्ली पुलिस का बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर के एक्शन शुरू हो चुका है। इस पूरी घटना में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 5 ही थे या फिर दिल्ली की गलियों में इनके कुछ और चेहरे, कुछ और सहयोगी हैं जो एक नकली पहचान के पीछे किसी खतरनाक मकसद को छुपाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आज सुबह यूपी से बड़े ही हैरान करने वाली खबर